अगर आप एनजीओ बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। क्या होता है कि जब भी आप एनजीओ बनाने की चाहत करते हैं तो तमाम प्रश्न आपके मन में आ जाते हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न यही आ जाता है कि सोसाइटी बनाएं, कि ट्रस्ट बनाएं, ये सेक्शन 8 बनाएं। ऐसे में ज़्यादातर लोग सेक्शन 8 के बारे में बोलते हैं। उसका विशेष कारण ये भी है कि वो भारत सरकार से उसका अप्रूवल मिलता है। तो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी क्रेडिबिलिटी एकदम ऑनलाइन होती है। क्रेडिबिलिटी ऑनलाइन का मतलब क्या है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आपने कराया या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको कहीं भी क्रॉस वेरीफाई ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं। उससे क्रेडिबिलिटी नहीं चेक कर सकते हैं, उसमें कितने डायरेक्टर्स हैं या कितने मेंबर्स हैं ये नहीं चेक कर सकते हैं। तमाम ये समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में जब आपकी इच्छा हो रही है कि हम सेक्शन 8 बनाएं, अब सेक्शन 8 बनाना तो चाह रहे हैं लेकिन सेक्शन 8 में तमाम डाउट रहते हैं। तो मैं 3 स्टेप में इस वीडियो को बनाऊँगा। पहला स्टेप रहेगा कि जो कॉमन क्वेश्चंस जो दिमाग में आते हैं उसके बारे में मैं आपको उनके जवाब दूंगा। दूसरा स्टेप रहेगा मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किन किन स्टेप को फॉलो करके आपका रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में हो जाता है। तो दूसरा स्टेप ये रहेगा। तीसरा स्टेप ये रहेगा कि अभी एक हमारी टीम ने एक ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन किया है सेक्शन 8 का, तो उसके डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाऊँगा लाइव, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि सेक्शन 8 का पूरा संवैधानिक परिधान क्या रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि सेक्शन 8 एनजीओ क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सेक्शन 8 एनजीओ नॉन प्रॉफिट कंपनी भी उसको कहते हैं। ये भी एक एनजीओ का पार्ट होता है और उसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इसका रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्ट्रेशन आपको प्राप्त होगा और वो केंद्र सरकार पे एनजीओ संचालित होगा। भारत देश में अगर आप नेशनल लेवल पे एनजीओ चलाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका सेक्शन 8 ही वैलिड माना जाता है, जिसमें आप नेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हैं। सेकेंड प्रश्न ये है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्या वास्तव में ये एक एनजीओ है। ये एक बड़ी समस्या आ जाती है क्योंकि इसमें कंपनी शब्द जुड़ जाता है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो मन में लोगों को आता है कि ये एनजीओ है भी या नहीं। तो ये पूर्णतः एक एनजीओ है और जिसको नॉन प्रॉफिट कंपनी बोलते हैं। और आप यकीन करिए कि वो सोसाइटी और ट्रस्ट और सेक्शन 8 में जो सबसे बेहतर विकल्प को मैं मानता हूँ वो सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्यों है, उसका कारण ये भी है कि सारा प्रोसेस एक तो ऑनलाइन है, तो आपको ऑफलाइन के चक्कर नहीं काटने हैं, ऑफलाइन प्रोसेस में नहीं जाना है। दूसरा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से यदि आप ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवा रहे हैं सेक्शन 8 में तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। वो आपको ये नहीं बोल सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपको कोई सर्टिफिकेट पकड़ा देता है एडिट करके। ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको पूरा उसमें डेटा आपको दिखेगा। तीसरा, सोसाइटी में जैसे कि 7 मेंबर रहते हैं और उन 7 मेंबर्स के साथ काम करवाना कठिन रहता है। इसी तरह ट्रस्ट में अगर 1 या 2 मेंबर साथ रजिस्टर करवा रहे तो वो सब रजिस्ट्रार यहाँ से रजिस्टर्ड होता है। जो नाम आपने रजिस्टर करवा लिया वो नाम कोई और करवा ले रहा है, उसमें आपकी जो डीड है वो कोई पढ़ता नहीं है। तो ये तमाम ये समस्याएँ आती हैं। सेक्शन 8 में सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और वो पूर्णतः एनजीओ की संज्ञा में है और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलते हैं वो सेक्शन 8 में ही मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ये कहाँ से मान्यता प्राप्त है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होता है और इस कंपनी एक्ट 2013 के तहत गवर्न होता है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये CSR प्रोजेक्ट या डोनेशन लेने के लिए या नेशनल लेवल पे अगर हमें प्रोजेक्ट मिलें तो उनके लिए क्या ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। तो बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी CSR प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो आपको ऑलरेडी उन कंपनियों से मिलता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं या लिमिटेड कंपनियां हैं और उनका टर्नओवर 500 करोड़ मान लीजिए या उनका प्रॉफिट 5 करोड़, वो एक अलग सिनेरियो है। तो वो मैं बताना चाह रहा था कि जो भी कंपनियां आपको CSR फंड देंगी वो रजिस्टर कहाँ हुई हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड हुई हैं। तो जब वो भी कंपनियां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड हैं और आप भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम कंपनी एक्ट 2013 में हो रहा है। तो जो भी कंपनी आपको डोनेशन देती है तो आसानी से आपको वेरीफाई कर पाती है और आपकी क्रेडिबिलिटी को समझ पाती है। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट की बात करता हूँ मैं, तो अगर आप सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में ही नहीं अन्य स्टेट में भी आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड वन जो मेन कंसर्न रहता है, क्या ये जैसे मैंने बताया नेशनल लेवल पे जो प्रोजेक्ट रहते हैं क्या उनको कर सकता है, तो हाँ डेफिनेटली कर सकता है क्योंकि ये हर जिले, गांव, तहसील और राज्य में काम करने के लिए अधिकृत रहता है। पांचवा प्रश्न आता है कि मिनिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं।
एनजीओ के क्षेत्र में जो मुझे सबसे बड़ी दुविधा लगी आज तक, तो मुझे यही लगती है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी या तो किसी में ओपन करते हैं 5-6 मेंबर के साथ में, वो ज़्यादातर उन मेंबर के बीच में झगड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाते हैं। ऐसे में क्या रहता है कि सेक्शन 8 एक बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर के साथ आप ओपन कर सकते हैं। तो मात्र 2 डायरेक्टर हैं जिनके साथ आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ, बाद में आप चाहें ऐड करना चाहें कि 2-3 डायरेक्टर हम और ऐड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। छठा प्रश्न ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करना चाहता है, तो उसमें बताना चाहूँगा कि दोनों डायरेक्टर का सबसे पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट आप 3 महीने का दे सकते हैं लेटेस्ट। इससे साथ ही साथ वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी एक दस्तावेज आपको देना रहता है। अगर नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल। एड्रेस प्रूफ के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो रेंट एग्रीमेंट, सेकंड कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना रहता है, थर्ड वन NOC लेना रहता है लैंडलॉर्ड से या अपना जो प्रॉपर्टी ओनर है उससे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए ज़रूरत रहते हैं। तो ये दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से आप अपना सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन कराते हैं। 7वां प्रश्न यह है कि क्या सिंगल सिग्नेचर से खाता चल सकता है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप चलाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि एनजीओ जब भी चलता है तो किसी एक व्यक्ति की सोच पे चलता है। एक व्यक्ति उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और वो ये भी चाहता है कि जो हम एनजीओ रजिस्टर कर रहे हैं तो उस एनजीओ का कहीं ना कहीं जो अकाउंट का हमारे पास लेन देन है वो हमारे पास हो। क्योंकि एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है और 4 व्यक्ति नहीं मेहनत काम कर रहे हैं, लेकिन जब पैसा आता है, कहीं से डोनेशन आता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास अधिकार रहता है कि आप सिंगल सिग्नेचर से आप अकाउंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक में, प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट आसानी से ओपन करा सकते हैं। 8वां प्रश्न है, क्या एनजीओ के अन्य दस्तावेज इस पर आसानी से मिल जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल आपको अगर आपने सेक्शन 8 में रजिस्टर करवाया है तो आसानी से आपको 12A, ATG, CSR 01, एनजीओ दर्पण, अनुदान, MSME या अन्य जितने भी दस्तावेज हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब आते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है कि आप, जैसा मैंने कहा था कि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपका सेक्शन 8 का प्रोसेस क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले हमें MCA में नेम अप्लाई करना पड़ता है। नेम अप्लाई करते समय हमें ये ध्यान देना है कि आपके नाम का जो आखिरी शब्द है, मान लीजिए आप करुणा जा रहे हैं, करुणा वर्ड है तो करुणा फाउंडेशन भी हो सकता है, करुणा फेडरेशन भी हो सकता है, करुणा एसोसिएशन भी हो सकता है, करुणा वेलफेयर फाउंडेशन भी हो सकता है। तो लास्ट में हाँ, एक और विशेष बात, कई लोग फोरम रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो फोरम भी इसमें रजिस्टर हो जाता है। तो नाम का आखिरी बार आपको ये ध्यान देना है। साथ ही साथ आप वो जो भी नेम रहेगा वो आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल फर्म से या कहीं से अच्छी जगह से काम करा रहे हैं जिसको एनजीओ के सेक्टर में नॉलेज है तो आपका फर्स्ट टाइम में ही नेम अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज जो बिना चेक किए हुए नाम अप्लाई कर देते हैं उनका ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है। उसका कारण ये भी है कि आपने ऑनलाइन देखा कि हाँ ये हमारा नेम अवेलेबल है और किसी ने नहीं रजिस्टर करवाया, लेकिन आपने ट्रेडमार्क में जाके नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेडमार्क में वो वर्ड रजिस्टर्ड है तो आप सेक्शन 8 में भी वो नाम नहीं रजिस्टर करवा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि आप नेम अप्लाई करेंगे। नेम का आखिरी वर्ड मैंने आपको बता दिया कि आप फाउंडेशन, एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन या फेडरेशन या फोरम आप लगा सकते हैं। अब इस नाम को आप MCA में रजिस्टर करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आप चाहें तो 2 नाम भी अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। यदि आपके मन में 2 नाम है कि हमें ये नाम मिलना चाहिए या ये नेम, हमें दोनों में कंफर्टेबल है और हम चाह रहे दोनों में से कोई मिल जाए, तो आप 2 नाम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यही एक नाम हमें पर्टिकुलर मिलना चाहिए तो आप उस नाम को अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिनों में आपका अप्रूवल आ जाता है। वो जो अप्रूवल रहेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रहेगा। जैसे ही नेम का अप्रूवल आ जाएगा आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। अब सेकंड स्टेप क्या है कि आपको मैंने जो दस्तावेज बताए थे वो दस्तावेज आपको देने रहते हैं। आपने वो दस्तावेज दिए, उसके बाद आपको 20 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। जो आपको अप्रूवल लेटर आएगा नेम का, उसमें लिख के आएगा कि 20 दिनों के अंदर आप अपना सेक्शन 8 रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपने डॉक्यूमेंट आपके प्रोफेशनल के पास पहुंच गए हैं तो आप वो सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर आपका बनाएगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, MCA में आपके जो ऑफलाइन सिग्नेचर होते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, डिजिटल सिग्नेचर बनता है। उसके लिए वीडियो वेरिफिकेशन एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें आप आपका पेन ड्राइव बनता है जिसके माध्यम से आपका ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होता है। तो दोनों डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर बनेगा,
डिन नंबर लिया जाएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे पैन नंबर होता है वैसे डिन नंबर होता है, वो भी लिया जाएगा। और उसके बाद तमाम जो और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर एन एग्जांपल एमओए होता है, एओए होता है, ये सब रेडी किए जाते हैं और उसमें आप साइन वगैरह कर देते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं, जो तमाम डॉक्यूमेंट आपने दिए या जो फाइल आपने रेडी किया, उनके डॉक्यूमेंट में साइन के साथ में वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सबमिट कर दिया जाता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका अप्रूवल आ जाता है। इसी में एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, मन में प्रश्न ये भी रहता है कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं। तो एमसीए का प्रोसेस सिंपल सा है कि एमसीए क्या करता है कि आपको वो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी आपने दी थी, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट वो ऑटोमेटिक सेंड कर देता है। अच्छा, उससे ये भी बेनिफिट रहता है कि आपको डायरेक्ट एमसीए भेज रहा है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। उसमें क्या क्या आएगा, एनजीओ का अप्रूवल लेटर आ जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपका लाइसेंस आ जाएगा, आपका एमओए आ जाएगा, एओए आ जाएगा, ठीक है। एमओए एओए मतलब मैं थोड़ा सा और आपको डिफाइन कर देता हूँ। एमओए मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेडी करवा रहे हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान दें कि जो भी आपके पॉइंट हैं जिन पे आप काम करना चाह रहे हैं आने वाले समय में, वो सारे उसमें मेंशन होने चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस तरह से जितनी भी आपके लीगलिटीज़ रहेंगी, जितने भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ रहेंगी या आपके ऊपर बाउंड रहेगा, वो सारा उसमें मेंशन रहता है। कि रूलिंग इस तरह से कर सकते हैं आसान भाषा में कि जो नियमावली है वो वहाँ मेंशन रहती है। उसके साथ ही साथ आपको पैन मिल जाएगा, आपको टैन नंबर मिल जाएगा और डिजिटल सिग्नेचर और डिल तो मिलना ही मिलना है ऑब्वियसली। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे और आप अपना जाके बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा था कि हम तीसरा जो हमारा फाइनल स्टेप होगा, उसमें हम आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमने काम किया है उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे आपको क्या समझ में आएगा कि कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता है कि आपको कोई दिखा रहा है कोई और रजिस्ट्रेशन दे कुछ और रहा है, ठीक है। तो मैं आपको डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा। ये नवमणि फाउंडेशन है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में ही ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन हमारी टीम के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेटर जो मिला है, या आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं इसको, या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं, वो आपको मिला है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, पैन नंबर लिखा रहता है, टैन नंबर लिखा रहता है, किस तारीख को आपका ये रजिस्टर्ड हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मेंशन रहता है। सेकेंड, ये पैन रहता है, आपका पैन भी आपके मेल पे ही आ जाता है। थर्ड वन, ये आपका टैन रहता है। फोर्थ वन, ये आपका लाइसेंस रहता है सेक्शन 8 का, जिसमें लाइसेंस नंबर एक मेंशन रहता है। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि आपको कि ये एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है जहाँ पे आपके सारे काम वगैरह लिखे रहते हैं। इसके साथ ही साथ लास्ट पेज में इसमें ये भी मेंशन रहता है कि इसमें कौन कौन से डायरेक्टर हैं, तो वो भी इसमें यहाँ मेंशन रहता है कि इसमें 2 डायरेक्टर हैं, ठीक है। ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। हाँ, एक बात का और मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप सेक्शन 8 में रजिस्टर करवा रहे हैं या सोसाइटी में करवा रहे हैं, ट्रस्ट में करवा रहे हैं, तो आपके पास दर्पण आपको तुरंत करवा लेना है। एनजीओ दर्पण अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर आप सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कुछ भी बना रहे हैं तो आप दर्पण में रजिस्टर कराइए। दर्पण एक महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन होता है जो हर ऑर्गेनाइजेशन कराना चाहिए। तो ये एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन है। आपने इतने दस्तावेज रजिस्टर करा लिए और आप इतने ही दस्तावेज से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको सेक्शन 8 संबंधी बताई। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न रहता है, क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का नंबर रहेगा, तो अगर आप कोई आपका सुझाव है या आपके कोई प्रश्न है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। निःशुल्क में आपको सहायता दी जाएगी। धन्यवाद।